हेलो एवरीवन। सो अपने फंक्शन के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था अप टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम लोग पढ़ रहे थे बेसिकली कि टाइप ऑफ फंक्शन कौन कौन से होते हैं और हर एक फंक्शन की बेसिक टाइप की ग्राफ, उसका डोमेन और उसका रेंज, तीन चीज को हम डिस्कस कर रहे थे। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज उसी का थर्ड टाइप। हमने दो टाइप ऑलरेडी देख लिए थे। फर्स्ट वाज अलजेब्रिक फंक्शन, सेकंड वाज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नाउ थर्ड पार्ट से स्टार्ट करते हैं, व्हिच इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है? जैसे अलजेब्रिक था कि वो फंक्शन जिसमें सिर्फ x और उसके पावर्स हो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या था? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। सो एक्सपोनेंशियल इज जब किसी कांस्टेंट नंबर की पावर बिकम्स वेरिएबल, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। जो सिंपल एग्जांपल आप लोग यूज करते हो, आप देखते हो, वो बताता हूं मैं आपको। इट इज e रेज टू x, ये बहुत जगह देखा होगा। सो मुझे f ऑफ x इक्वल टू e रेज टू x इसके ऊपर कमेंट करना है। इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा और इसका ग्राफ कैसा दिखेगा। स्टार्टिंग विद डोमेन। इस फंक्शन का डोमेन क्या होना चाहिए? हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिफाइन किया था कि डोमेन मतलब होता है x के वो वैल्यूज जिनको पुट करने पे फंक्शन का एक डिफाइंड वैल्यू मिले। e रेज टू x, हमको पता है e इज अ पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 1। x हम जो चाहे पुट कर सकते हैं। x कुड बी पॉजिटिव, x कुड बी नेगेटिव, इनफैक्ट x कुड बी 0, क्योंकि हर एक वैल्यू पे कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा ही मिलेगा। तो इस केस में इसका जो डोमेन होगा वो हो जाएगा अपने पास ऑल रियल नंबर्स। नाउ अबाउट इट्स रेंज। अब रेंज को लेके हमको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज रेंज डिपेंड करता है इस नंबर के ऊपर। ये नंबर e जो है, e का वैल्यू जो होता है 1 से बड़ा होता है। 1 से बड़े नंबर में जब आप कोई पावर देते हो, ठीक है, सो थोड़ा सा केस समझना। सबसे पहली चीज मैं बोल रहा हूं कि सपोज x 0 हो गया। अगर x 0 तो e रेज टू पावर 0 का वैल्यू कितना होगा? 1। नाउ अज्यूम कि x पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, मतलब 0 से बड़ा है। जब x 0 से बड़ा वैल्यू होगा तो e रेज टू पावर अ नंबर ग्रेटर देन 0, ये जो भी आंसर मिलेगा वो आपको 1 से बड़ा मिलेगा, बिकॉज 0 पे एग्जैक्टली क्या हुआ था? 1। जैसे जैसे पावर बढ़ाओगे नंबर का वैल्यू बढ़ेगा। अब अगर मैं x को 0 से कम करूं, दैट मींस आई एम मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव साइड। अगर x का वैल्यू 0 से कम हो गया तो अब क्या होगा? अब अपने पास ये जो वैल्यू है ये 1 से छोटा होगा। द रीजन इज कि अब ये पावर नेगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव पावर का मतलब क्या हो जाएगा? 1 अपॉन e रेज टू समथिंग आ जाएगा। सो बेसिकली अब ये जो नंबर है अपना 1 से छोटा हो जाएगा। नाउ क्योंकि e इज अ पॉजिटिव नंबर, तो मैं कितना भी ट्राई कर लूं, पावर कुछ भी दे दूं, इसका आंसर कभी नेगेटिव तो नहीं आ सकता। बट हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जब x बहुत छोटा हो जाएगा, दैट इज टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी, तो तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0, बिकॉज तभी क्या बनेगा? 1 अपॉन e टू द पावर इंफिनिटी, और 1 अपॉन e टू द पावर इंफिनिटी क्या हो जाता है अपने पास? दैट इज इक्वल्स टू 0। सो बेसिकली अगर मैं इसके रेंज पे कमेंट करूं तो मुझे ऐसा बोलना चाहिए, इसका रेंज इज 0 टू इंफिनिटी। इसी को हम बोल सकते हैं r प्लस, दैट इज पॉजिटिव रियल नंबर। कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर इसका आंसर हो सकता है। लॉजिकली भी सोचो, किसी भी नंबर की पावर आप कुछ देते हो, अगर वो नंबर खुद ही पॉजिटिव है तो पावर कुछ भी दे दो, क्या वो कभी नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए इसका रेंज भी अपने पास क्या हो जाएगा? r प्लस। नाउ मूविंग ऑन टू ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। अब इसका ग्राफ कैसा होगा? सो ग्राफ के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स को मैं यूज करता हूं। जैसे हमने अभी जस्ट कमेंट किया है कि x इक्वल टू 0 पे f ऑफ x, दैट इज e रेज टू x का वैल्यू कितना आएगा? ये आएगा 1। सो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1, ये पॉइंट तो आना चाहिए y एक्सिस पे। नाउ अब थोड़ा समझना कि यहाँ पे अपने पास इसके पहले और इसके बाद क्या इंपैक्ट होगा, बिकॉज ये जो मैंने पॉइंट लिया है इस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 है। इसके राइट में देखूंगा तो x की वैल्यू बढ़ रही है और लेफ्ट में देखूंगा तो x की वैल्यू नेगेटिव में कम होते जा रही है बेसिकली, ठीक है। सो हमने अभी कमेंट किया, जैसे जैसे पॉजिटिव में x की वैल्यू बढ़ाओगे e रेज टू x बढ़ेगा, तो ये कुछ ऐसा बढ़ता हुआ ऊपर जाएगा। और जब हम लोग बात करेंगे x की वैल्यू को कम करेंगे, दैट इज नेगेटिव में लेके आएंगे, तो धीरे धीरे ये वैल्यू कम होती जाएगी। और हम लोगों ने खुद बोला है कि ये मिनिमम कहां तक जाना चाहिए? 0 तक, मतलब ये लाइन को कहीं ना कहीं आगे जाके टच करेगा। तो इस तरीके से कुछ ये मुझे मिलता है e रेज टू x का ग्राफ। स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व ही रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू। इट वुड पास थ्रू 0, 1, बिकॉज x इक्वल टू 0 पुट करने पे y कितना आ जाएगा अपने पास? 1। सो दिस वाज सबसे बेसिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू x। नाउ इसी को देखते हुए इसी का एक सब पार्ट और देख लेते हैं, which is f of x इक्वल टू e रेज टू माइनस x। अब मैंने क्या किया देखना, मैंने सिर्फ x की जगह पे क्या पुट कर दिया है? माइनस x।
क्या इसकी वजह से डोमेन पे कुछ चेंजेस आएंगे? तो बिल्कुल नहीं। पहले पॉजिटिव था, अब नेगेटिव हो जाएगा। तो डोमेन में तो आई वुड से कोई चेंजेस नहीं है, बिकॉज प्लस का रोल नेगेटिव ने ले लिया, नेगेटिव का रोल पॉजिटिव ने ले लिया। तो इसका भी डोमेन क्या रहेगा अपने पास? ऑल द रियल नंबर्स। व्हाट अबाउट इट्स रेंज? सो आई वुड से रेंज पे कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला। क्यों? उसका रीजन क्या है समझना। पहले जब x पॉजिटिव था तो इसकी वैल्यू बढ़ रही थी, अब उल्टा हो जाएगा। जब x पॉजिटिव होगा तो वैल्यू अपने पास कम होगी, और जब x नेगेटिव होगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी, बिकॉज उसके आगे ऑलरेडी एक नेगेटिव लगा हुआ है। तो दो नेगेटिव आपस में मिलकर पॉजिटिव बना देंगे, और अगर आपने पॉजिटिव वैल्यू दिया तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव बिकम्स नेगेटिव। तो आई वुड अगेन से रेंज पे भी इंपैक्ट तो नहीं हुआ, रेंज भी आपका क्या रहेगा? r प्लस, बट ग्राफ पे इंपैक्ट होगा। कैसा इंपैक्ट होगा देखना। पहले क्या हुआ था कि पहले ये ग्राफ पॉजिटिव में बढ़ रहा था और नेगेटिव में कम हो रहा था। अब इसी का वाइस वर्सा हो जाएगा, इसी का उल्टा, कि अब ये ग्राफ नेगेटिव में बढ़ेगा और पॉजिटिव में कम हो जाएगा। मैं बोलूंगा इसी का मिरर इमेज, इसी का रेप्लिका बना दो। ये आ जाएगा अपने पास सेम पॉइंट 0,1, बिकॉज उस पर वैल्यू चेंज नहीं हुआ, बाकी सब पॉइंट पे आपके पास वैल्यू इंटरचेंज हो गया। अगर दोनों ग्राफ को ऑब्जर्व करोगे तो दोनों ग्राफ एक दूसरे के मिरर इमेज है। इसको ध्यान भी रखो। हियर लाइज वन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जब आप किसी फंक्शन में x की जगह -x पुट कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ x की जगह -x पुट कर रहे हो, तो ग्राफिकली क्या इंपैक्ट हुआ? वही ग्राफ y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बन जाता है। जो इसका पॉजिटिव का पार्ट था अब वो यहाँ पे नेगेटिव में आ गया, लाइक दिस, और जो नेगेटिव का पार्ट था वो इसका इमेज बन के कहां चला गया? पॉजिटिव में। बिकॉज क्या हुआ? जब x को आपने -x से रिप्लेस किया तो उन्होंने आपस में अपना नेचर, यू कैन से, उन्होंने आपस में अपने रोल को इंटरचेंज कर लिया। पॉजिटिव का काम नेगेटिव ने कर दिया, नेगेटिव का काम पॉजिटिव ने कर दिया। नाउ ये तो हमने देखा अभी कि अपने पास e raised to x को हम डील कैसे करते हैं, बट e raised to x इज नॉट द ओनली एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल का मतलब ये होता है कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। तो अब वहां पे e की जगह कोई नंबर भी आ सकता है, a b c एंड सो ऑन। तो एक बार ये भी देखते हैं कि जब उस केस में अपने पास यहाँ पे कोई नंबर होगा, लेट अस से 2 या फिर 3 या फिर 1/2, तो उस केस में इनकी ग्राफ कैसे बनेंगे, उस केस में उसको डील कैसे करेंगे हम लोग। ओके, सो आप समझते हैं कि e raised to x के बाद अब a raised to x के साथ डील कैसे करेंगे। ना यहाँ पे एक चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। x तो वेरिएबल है, बट नो डाउट ये a कांस्टेंट है। a कांस्टेंट के बावजूद भी वो a का वैल्यू क्या है उस पर इंपॉर्टेंस है, बिकॉज खुद आप समझो, अगर a का वैल्यू गलती से नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। द रीजन इज नेगेटिव नंबर की पावर, या उससे नेगेटिव नंबर की हर पावर डिफाइन नहीं होगी। आप खुद सोचो, सपोज यहाँ पे a की जगह -2 हो गया और मैंने x को हाफ दे दिया, तो क्या बनेगा? -2 की पावर हाफ, मतलब तो इमेजिनरी चला गया। तो इसीलिए यहाँ पे देयर आर सर्टेन कंडीशन। इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि a की वैल्यू पहली तो होनी चाहिए पॉजिटिव, ठीक है, बिकॉज तभी हम ग्राफ को या फंक्शन को डिफाइन कर पाएंगे। दूसरा एक चीज और, जो a का वैल्यू है वो 1 नहीं होना चाहिए, फॉर ऑब्वियस रीजन। a का वैल्यू 1 होगा तो क्या हो जाएगा? 1 की पावर कुछ भी दो, हमेशा आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 1। तो उस केस में वो कांस्टेंट वैल्यू बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, तो वो अपने काम का नहीं रहेगा। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन करने के लिए इन दो कंडीशन को मैं ध्यान रखूंगा कि a की वैल्यू एक तो पॉजिटिव हो, दूसरा a का वैल्यू क्या हो? नॉट इक्वल्स टू 1। जो हमने अभी डिस्कस किया e raised to x, वो इन दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा था, क्योंकि e का वैल्यू पॉजिटिव भी था और e का वैल्यू 1 नहीं था अपने पास। नाउ अब मैंने कंडीशन तो डिफाइन कर दिया, पर अभी भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो समझना क्या। ये जो a का वैल्यू है, मैं इसके आपको दो केस दे रहा हूं। पहला केस सपोज कर लो a2 है, ठीक है, a2 है और x की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो 1 2 3 4, तो 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4, क्या बोलूं? y की वैल्यू भी बढ़ रही है। बट अब अगर ये a 1/2 हो गया और अब आप x की वैल्यू बढ़ाओगे तो 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, अब y की वैल्यू कम हो रही है। सो डिपेंडेंसी a के ऊपर आती है कि a के पास, अपने पास दो केसेस है, दोनों को समझ लेते हैं। केस 1 में देख रहा हूं कि जब a का वैल्यू अपने पास 0 से 1 में, ठीक है, एंड केस 2 रहेगा मेरे पास जब a का वैल्यू अपने पास क्या है? 1 से बड़ा। दोनों ही केस में मैं खाली सिंपल सा लॉजिक दूंगा कि डोमेन रेंज में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं e raised to x और e raised to -x के केस में, कि जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करेंगे तो मेरा जो डोमेन है वो क्या रहेगा? ऑल रियल नंबर, मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूं, और मेरा जो रेंज है वो हमेशा क्या आने वाला है? r+, ये हमेशा आएगा पॉजिटिव रियल नंबर्स। नाउ ये दो केस मैंने क्यों बनाया समझना। सबसे पहले जब आपका a 0 to 1 में लाई करेगा, मतलब 0 से 1 के बीच का अगर वैल्यू है,
तो इसमें क्या होगा, जब आप x की वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ाओगे, नो डाउट x इक्वल टू 0 पे तो आंसर 1 ही मिलेगा, मतलब कहीं ना कहीं वो पॉइंट फिक्स है 0,1, जहां से e रेज टू x भी पास हुआ था, जहां से e रेज टू -x भी पास हुआ था। बट जब हम लोग बात करेंगे 0 से 1 की वैल्यू का, और जब आप इसकी पावर बढ़ाओगे, ठीक है, पावर 1 2 3 4, तो x की वैल्यू बढ़ाने पे इसका नेट इन यू कैन से आउटपुट कम होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बोला था a इक्वल टू 1/2, फिर नेक्स्ट इज 1/4, नेक्स्ट इज 1/8, तो कंटिन्यूअसली वैल्यू कम हो रही है। तो इस केस में क्या होगा अपने पास कि जब x को बढ़ाओगे तो y की वैल्यू कम होगी, एंड वाइस वर्सा जब x को कम करोगे, मतलब मैं नेगेटिव पावर्स की बात कर रहा हूं, तो आप खुद सोचो 1/2 की पावर -1, अब ये क्या हो गया, ये तो 2 बन गया, बिकॉज ऊपर जाएगा और पावर इंटरचेंज हो जाएगी। सेम 1/2 की पावर -2, ये 4 बन जाएगा। तो अब यहाँ पे नेगेटिव करने पे ग्राफ आपका बढ़ रहा है। सो इस टाइप का कुछ ग्राफ दिखा विच इज सिमेट्रिक टू और विच इज यू कैन से सिमिलर टू e रेज टू -x, वो भी ऐसे कुछ ग्राफ था अपने पास, क्योंकि दोनों में तकरीबन कंडीशन सेम था। वहां पे पावर की वजह से आपको उल्टा आंसर मिल रहा था, यहाँ पे a की वैल्यू की वजह से मिल रहा है। अगेन दिस सेम पॉइंट इज 0,1, ये पॉइंट पे कोई इंपैक्ट नहीं है, ये पॉइंट सेम है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस पॉइंट से पास करते हैं। नाउ जब मैंने बोला a इज ग्रेटर देन 1, तो अब ये सिंपल सा मेरा बन जाएगा e रेज टू x का फंक्शन। क्यों? क्योंकि e रेज टू x में आपका e क्या था, 1 से बड़ा ही था, तो इसको तो मैं डायरेक्टली प्लॉट कर सकता हूं कि 0,1 से पास होगा अपने पास, x को बढ़ाओगे वैल्यू बढ़ेगा, x को कम करोगे आपके पास फंक्शन कम होता जाएगा। तो सिंपल सा दिस इज y इक्वल टू a टू द पावर x अंडर द कंडीशन कि आपका a क्या हो गया 0 to 1, एंड दिस इज y इक्वल टू a टू द पावर x अंडर द कंडीशन कि आपका a क्या हो गया 1 से बड़ा। मोर और लेस दे आर सिमिलर टू e टू द पावर x और e टू द पावर -x। तो इस तरीके से हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, उसके डोमेन रेंज को और उसके ग्राफ को यूज कर सकते हैं। नाउ एक्सपोनेंशियल से मिलके ही अपना बनता है नेक्स्ट फंक्शन विच इज लॉगरिथमिक फंक्शन। जब इसको हम लोग लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो फंक्शन कैसा बनता है, तो नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन का ही फोर्थ टाइप, दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट विच इज लॉगरिथमिक फंक्शन। नाउ log x को हम लोगों ने देखा हुआ है कि जो log फंक्शन है अपने पास, दैट इज y इक्वल टू log x टू द बेस a, इसको डिफाइन करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है अपने पास। क्राइटेरिया क्या क्या है वो समझ लेते हैं। पहला क्राइटेरिया, log डिफाइन होता है ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, मतलब ये जो x है ये अपने पास सिर्फ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो इससे मुझे एक कंडीशन मिला, आई कैन सिंपली से कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन है log x टू द बेस a, उसका डोमेन क्या होना चाहिए, ओनली r प्लस, बिकॉज हमने खुद ही बोला है कि log इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव के लिए log डिफाइन नहीं करता है। ओके, सेकंड कंडीशन, अब जब मैं बात करता हूं log के आंसर्स की कि log के आंसर क्या क्या आते हैं, तो यहाँ पे log का आंसर कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव, इट कुड बी जीरो। हमने पढ़ रखा है कि log 1 कितना होता है, जीरो, मतलब जब x इक्वल टू 1 हो जाएगा तो आंसर जीरो आएगा। पर जब x का वैल्यू 0 से 1 में लाई करेगा, मतलब पॉइंट में आएगा, तो उस केस में आंसर आता है नेगेटिव, और 1 से बड़े में आंसर क्या हो जाता है, पॉजिटिव। दैट मींस log का अपना जो रेंज है वो सारे रियल नंबर बन सकता है। तो आई वुड से इसका डोमेन है r प्लस, पर इसका जो रेंज है वो होगा ऑल द रियल नंबर्स, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव एज वेल एज जीरो। ओके, नाउ जो मैं कंडीशन की बात कर रहा था वो कंडीशन x पे नहीं था, वो कंडीशन इस a पे था। बिकॉज log को डिफाइन करने के लिए x पे तो बाउंडेशन है ही सही कि x होना चाहिए पॉजिटिव रियल नंबर, साथ ही साथ इस a पे भी बाउंडेशन है। नाउ इस a पे क्या बाउंडेशन है इसको समझते हैं। अगेन जैसे log को डिफाइन करने के लिए x पॉजिटिव होना चाहिए था, वैसे ही log को डिफाइन करने के लिए a भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। सिमिलरली a का वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 1। थोड़ा सा रिलेट करना, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा y इक्वल टू a रेज टू x, कुछ नहीं, एक्सपोनेंशियल को ही लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया बस खाली। क्या बोलूं, यहाँ भी सेम कंडीशन थी, a इज पॉजिटिव एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 1, ये वही a है, सिर्फ वो a इस बेस में आ गया अपने पास। एंड एट द सेम टाइम सॉरी, जब हम इस आंसर को डिस्कस करते थे तो ये आंसर हमेशा क्या था, पॉजिटिव। वो आंसर आपका ये विच इज कि x जो log आपका डिफाइन होगा इट इज ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज। नाउ अब यहाँ पे जब हम log के ग्राफ को डिस्कस करते हैं तो रिकॉल करो, अभी जस्ट हमने पढ़ा कि a रेज टू x को मैंने आपको डायरेक्टली प्लॉट नहीं किया, मैंने दो केस बताए, a का वैल्यू 0 से 1 में अलग और 1 से बड़ा होगा तब अलग, विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि 0 से 1 में क्या इंपैक्ट होने वाला है और 1 से बड़े में क्या इंपैक्ट होने वाला है। वही चीज यहाँ भी एप्लीकेबल है। जब हम लोग y इक्वल टू log x को प्लॉट करते हैं तो आई वुड से यहाँ भी दो केस बनेंगे डिपेंडिंग अपॉन इट्स बेस, उसका बेस क्या है, ठीक है।
सो मैं फर्स्ट केस ले रहा हूं कि उसका जो बेस है अपने पास वो बेस 1 से बड़ा है। तो अब इस कंडीशन के अंदर y इक्वल टू लॉग एक्स, इसका ग्राफ कैसा बनेगा ये समझना। सो बेस 1 से बड़ा है, इसका मतलब सब कुछ डिपेंडेंसी x के ऊपर आने वाला है। क्यों? एक सिंपल सा रीजन है, हमने देख रखा है बेस चेंज थ्योरम, log x टू द बेस a, इसको हम लिखते थे log x बाय log a टू सम न्यू बेस लेट अस से e। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि a अगर 1 से बड़ा है दैट मींस ये वैल्यू क्या हो चुकी है, पॉजिटिव ऑलरेडी। अब सब कुछ डिपेंडेंसी x के ऊपर है, सो अगेन सेम चीज, x इक्वल टू 1 पे log का वैल्यू क्या आता है, 0। तो जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0,1 से पास हुआ था, वैसे ही लॉगरिथमिक फंक्शन 1,0 से पास होता है, बिकॉज x इक्वल टू 1 पे 0 होता है। अब जैसे जैसे मैं x की वैल्यू 1 आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास log की वैल्यू बढ़नी चाहिए पॉजिटिव में, और जब मैं x की वैल्यू को 0 से 1 के बीच में लेके आऊंगा तो log की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो आप ऑब्जर्व करो 0 से 1 में मैं मूव कर रहा हूं टुवर्ड्स नेगेटिव साइड, और 1 के बाद आई एम मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड। कुछ भी नहीं है, काइंड ऑफ e रेज टू x का ही रेप्लिका हो गया। ठीक है, सिर्फ क्या था, वो ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस बना था, ये विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस बन गया आपके पास बेसिकली। तो इसी को मैं बोलूंगा ये हो गया y इज इक्वल टू log x टू द बेस a, अंडर दी कंडीशन के मेरा a क्या हो गया, पॉजिटिव। नाउ मूविंग ऑन टू इसी का सेकंड पार्ट, क्योंकि हमने एक्सपोनेंशियल पढ़ लिया तो कंपैरेटिवली इजी हो जाना चाहिए। अब जो अपना a है वो क्या हो जाएगा, 0 से लेके 1 के बीच में। नाउ फॉर दिस केस अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं, सो अगेन ये ग्राफ भी 1,0 से पास करेगा, बिकॉज x इक्वल टू 1 पे इसका भी वैल्यू 0 ही होना चाहिए। बट अब कंडीशन रिवर्स हो जाएगा, क्यों? उसका रीजन है 0 से 1 में अगर a का वैल्यू है तो क्या बोलूं, इसका जो डिनोमिनेटर है नेगेटिव आ जाएगा। नाउ इफ द डिनोमिनेटर इज नेगेटिव तो अब डिपेंडेंसी x के ऊपर रिवर्स हो गया। अगर x नेगेटिव बनेगा तो नेट टर्म विल बिकम पॉजिटिव, बट अगर आपका आंसर पॉजिटिव आएगा तो नेट टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो आई वुड से इसी को हम रिवर्स कर देंगे। कैसे? आपने ऑब्जर्व किया कि जब x का वैल्यू 1 से बड़ा है तो log का आंसर पॉजिटिव आता था, log का आंसर पॉजिटिव था इस केस में, बट अब वही आंसर इस केस में नेगेटिव हो जाएगा। एंड सिमिलरली जहां नेगेटिव था वहां क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आई वुड से अब ये ग्राफ मिरर इमेज तो बना, बट विद रिस्पेक्ट टू बन गया मेरे पास, यू कैन से x एक्सिस। x के रिस्पेक्ट में जो नेगेटिव पार्ट था वो कहां चले गया, पॉजिटिव में, पॉजिटिव पार्ट था वो नीचे आ गया, बिकॉज वही रोल अपना इंटरचेंज हुआ था। जो वैल्यू पहले पॉजिटिव बना रही थी तो अपॉन में ही पॉजिटिव था, दोनों प्लस दिख रहे थे, पर अब जस्ट रिवर्स हो जाएगा। जहां पे x का आंसर या log x का आंसर पॉजिटिव आएगा वहां पे नेट टर्म का आंसर नेगेटिव हो जाएगा, व्हिच वाज दिस टर्म आफ्टर 1, और जहां पे log x का आंसर नेगेटिव आएगा दैट इज बिटवीन 0 to 1, वहां पे नेट टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इसलिए वहां पे आपको नेट टर्म दिखेगा पॉजिटिव। तो ये हो गया अपना सेकंड ग्राफ, व्हिच इज y इक्वल टू log x टू द बेस a। अगेन फॉर द कंडीशन जब a कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से लेके 1 तक। ओके, सो अभी आप लोगों ने देखा लॉगरिथमिक फंक्शन। नाउ अब मैंने क्या किया है, उसी का एप्लीकेशन देखने के लिए मैंने आपको 4 लॉग के वैल्यू लिख रखे हैं। सबका वेरिएबल सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं, सबका वेरिएबल x दिखेगा आपको, बट मैंने हर एक का बेस चेंज कर दिया। एक का बेस 2, एक का बेस 3, एक का बेस 6 और एक का बेस 10। नाउ मुझे इन चारों के ग्राफ को ऑब्जर्व करना है कि इन चारों का ग्राफ एक साथ कैसा दिखेगा और उसमें क्या चेंजेस होंगे। सो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ सबसे पहला जो पार्ट है क्या, उसको मैं लिखूं y इक्वल टू log x बाय log 2, दोनों का बेस मैंने e कर लिया, मतलब बेसिकली मैंने अप्लाई किया बेस चेंज थ्योरम। सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, सो इसको मैं लिखूंगा y इक्वल टू log x बाय log 3। नेक्स्ट इज y इक्वल्स टू log x again to the base e by log 6 again to the base e, and last is log x to the base e by log 10 to the base e। अब इसको समझना, सो एज कंपेयर टू दिस फॉर्म, अब इसमें क्वेश्चन ज्यादा आसान दिख रहा है। उसका रीजन क्या है समझोगे, सबका न्यूमरेटर सेम हो गया और वो भी वेरिएबल के पार्ट में, दैट इज log x के फॉर्म में, एंड सबका डिनोमिनेटर आप डायरेक्टली कमिट कर सकते हो। कैसे? आपको दिख रहा है कि विद द इंक्रीज इन वैल्यू इनके डिनोमिनेटर्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है अपने पास log 10 का,
सपोज मैंने x का कोई भी वैल्यू पुट किया, लेट अस से मैंने x इक्वल टू 2 बोला। जब x इक्वल टू 2 मैंने बोला तो इन सब में से सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू किसका आएगा? सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू इसका आने वाला है। क्यों? बिकॉज इसका न्यूमरेटर तो सबका सेम हो गया, दैट इज log 2, पर इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा था अपने पास, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा उस नंबर का नेट वैल्यू सबसे बड़ा हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ा वैल्यू देगा। सेकंड रहेगा ये, थर्ड ये एंड फोर्थ ये, ठीक है। पर इन चारों में एक खास बात ये, अगर मैं x इक्वल टू 1 पुट करूं तो ये चारों फंक्शन का वैल्यू सेम हो जाएगा, दैट इज 0। मतलब अगेन वही कंडीशन कि log के सारे फंक्शन 1,0 से पास करेंगे, x इक्वल टू 1 पे ये सब के सब क्या होने वाले हैं? 0 होने वाले हैं। नाउ अब इनको थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं कि क्या डिफरेंस आएगा अपने पास। सबसे पहले मैं ऑब्जर्व करता हूं, किसी भी एक ग्राफ को रेफरेंस लेके चलते हैं। सपोज मैंने बोला log x टू द बेस 2 और log x अपॉन log 2, इसको मुझे प्लॉट करना है। नो डाउट log x टू द बेस a को हमने प्लॉट कर रखा है अभी, सो मैं स्टैंडर्ड ग्राफ लेते हुए कुछ ऐसा प्लॉट कर देता हूं, नॉर्मली जो भी था अपने पास, पासिंग थ्रू 1,0। नाउ ये हो गया मेरा फर्स्ट ग्राफ। अब सेकंड में क्या चेंजेस आएंगे वो देखना। नो डाउट सेकंड ग्राफ भी इस पॉइंट से पास करेगा, पर इसके नीचे वाले रीजन में और इसके ऊपर वाले रीजन में एग्जैक्टली इससे कोइंसाइड नहीं करेगा, थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा। वही मुझे कमेंट करना है कि ऊपर होगा या नीचे, और पर्टिकुलरली कौन से रीजन में। तो इसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं समझना। इन दोनों को सेम वैल्यू दो, लेट अस से मैंने x का वैल्यू दिया आपके पास 2, ठीक है, तो यहां भी log 2 है, यहां भी log 2 है, अपॉन में यहाँ पे log 2 था, log 3 था, तो आई कैन से ये वैल्यू बड़ा आना चाहिए। जो वैल्यू बड़ा उसका ग्राफ ऊपर हमेशा। इस केस में क्या हो जाएगा कि जब हमने पॉजिटिव वैल्यू दिया, या पॉजिटिव नहीं 1 से बड़ा वैल्यू दिया, तो मुझे समझा कि ये वैल्यू या ग्राफ ऊपर है, तो ये ग्राफ यहाँ पे आपके पास ब्लू वाला नीचे आएगा। नीचे क्यों आया वो क्लियर है, बिकॉज x इक्वल टू 2 पे इसका वैल्यू एज कंपेयर टू दिस हमेशा बड़ा आया था। पर अब थोड़ा 1 से छोटी वैल्यू को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। सपोज मैंने बोला 1 से छोटा वैल्यू मतलब 0.5 दे दिया, तो अब क्या होगा, 0.5 में ये भी नेगेटिव बनेगा और ये भी नेगेटिव बनेगा। पर अब थोड़ा ट्विस्ट हो चुका है, क्यों? जैसे मैंने ऑब्जर्व किया कि डिनोमिनेटर जितना छोटा वैल्यू उतना बड़ा हो जाएगा। नो डाउट इसका डिनोमिनेटर छोटा था तो इसका वैल्यू सबसे बड़ा होना चाहिए, पर एट द सेम टाइम जब नेगेटिव आ गया तो अब ये सबसे छोटा हो गया। द रीजन इज कि जो नेगेटिव वैल्यू बनेगा उसको ये नेट वैल्यू क्या कर छोटा कर देगा। फॉर एग्जांपल सिंपल सा केस समझो कि यहाँ पे लिखा है 100 और यहाँ पे लिखा है 10, ठीक है। नो डाउट हमको पता है कि 100 10 से बड़ा है, अगर दोनों में नेगेटिव लगा दो तो क्या हो जाएगा, अब ये छोटा हो जाएगा। जब 1 के पहले के ग्राफ को डिस्कस करोगे तो वो ग्राफ इससे छोटा आना चाहिए। अब इसका छोटा आना चाहिए मतलब क्या हो जाएगा, ये ग्राफ इससे थोड़ा सा आपको इस टाइप से दिखेगा। इसको ऊपर काउंट मत करना, ये एक्चुअली नीचे ही है, बट वो वैल्यू को कम डिनोट कर रहा है। आप इसको ऑब्जर्व कैसे करोगे वो देख लो। जब आप यहां से कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको दिखेगा कि ये वैल्यू पहले आने वाली है और ये वैल्यू बाद में, मतलब ये वैल्यू ज्यादा छोटी होगी अपने पास। नाउ इससे मुझे एक पैटर्न दिख जाएगा सिंपल सा, कि जब मैं पॉजिटिव की बात करूंगा तो अब ये वैल्यू इससे भी छोटी है, मतलब इसका जो नेक्स्ट लाइन बनेगा वो इसके भी नीचे आ जाएगा और बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। सिमिलरली जब लास्ट लाइन पे जाऊंगा दैट इज log x टू द बेस 10, तो वो अब इसके भी नीचे आ जाएगा और यहाँ पे इसके ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने log को कमेंट किया। अब मैं डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकता हूं अपने पास कि दिस वाज फर्स्ट फंक्शन विच इज log x टू द बेस 2, उसके बाद सेकंड हो जाएगा मेरे पास log x टू द बेस 3, फिर थर्ड हो जाएगा मेरे पास log x टू द बेस 6, नेक्स्ट हो जाएगा log x टू द बेस 10। रिलेटिव ग्राफ को प्लॉट कैसे किया और उस पर कमेंट कैसे किया, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप उनको कंपेयर करने के लिए कुछ एक वैल्यू को पहले सेम बना दो एंड देन कंपेयर करो। जो मैंने यहाँ पे कैसे किया, बाय यूजिंग सबका न्यूमरेटर सेम, सबका न्यूमरेटर को सेम कर दिया और डिनोमिनेटर बेस में हमने कंपेयर कर लिया। बी केयरफुल विद पार्ट कि पॉजिटिव पार्ट में क्या आ रहा है और नेगेटिव पार्ट में क्या हो रहा है अपने पास। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फंक्शन, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, जिसको आपने नॉर्मली पढ़ा होगा शायद मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। नाउ मॉड फंक्शन जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि मॉडुलस का मेन पर्पस क्या होता है। मॉडुलस का पर्पस है कि उसका आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो नेगेटिव को भी क्या बनाता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव पे कोई इंपैक्ट नहीं करता। तो सबसे सिंपलेस्ट मॉडुलस फंक्शन देखते हैं, उसको समझते हैं कि उसका ग्राफ, डोमेन और रेंज क्या होगा। मैंने लिखा है सिंपल सा f of x इक्वल टू मॉड x, ठीक है। नाउ मॉड x का मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू आप कुछ भी पुट करो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। सबसे पहले कमेंट करते हैं इसके डोमेन के ऊपर। डोमेन का मतलब क्या था अपने पास,
x के वो वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। यहाँ तो x कुछ भी पुट कर दो हमेशा डिफाइन रहेगा, बिकॉज x का कोई भी वैल्यू दोगे आपको कुछ ना कुछ एक रियल आंसर मिलेगा। दैट मींस इसका डोमेन अपने पास क्या हो गया, ऑल रियल नंबर, भले वो पॉजिटिव हो भले वो नेगेटिव हो कुछ भी। नाउ मूविंग ऑन टू रेंज। रेंज इस फंक्शन का नेचर डिसाइड करता है। हमने अभी बोला कि मॉडुलस का मतलब क्या था, ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव इसका मतलब था, तो ये हुआ कि अपना इसका आंसर तो भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, बट क्या जीरो हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल, मॉड के अंदर अगर जीरो हो गया तो आंसर क्या आएगा, जीरो। तो आई वुड से इसका रेंज होगा जीरो से लेके इंफिनिटी, मतलब जीरो या उससे बड़ा कोई भी वैल्यू। और इसी को मैं बोल सकता हूं आर प्लस यूनियन जीरो, बिकॉज आर प्लस इज ओनली पॉजिटिव रियल नंबर, बट साथ में जीरो भी तो आना चाहिए, तो इट शुड बी आर प्लस यूनियन जीरो। दोनों का मतलब सेम हुआ अपने पास। नाउ अब द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पर मिस्टेक्स होती है, सो बी केयरफुल। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? सो इसके ग्राफ को प्लॉट करने के लिए देयर आर टू टेक्निक्स। पहले मैं टेक्निक 1 को आपको एक्सप्लेन करता हूं। टेक्निक 1 में हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। नाउ जब किसी भी मॉडुलस फंक्शन को दो पार्ट में ब्रेक करते हो तो उसके लिए आपको लगता है क्रिटिकल पॉइंट। नाउ व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट? क्रिटिकल पॉइंट इज द पॉइंट या इज द वैल्यू ऑफ एक्स जहां पे मॉड की वैल्यू जीरो हो। लाइक आपको सिंपल सा काम करना है, मॉडुलस के अंदर जो भी फंक्शन लिखा हुआ है उसको इक्वल टू जीरो लिख दो। लाइक आपको मॉड के अंदर क्या दिख रहा है, एक्स, इसको इक्वल टू जीरो किया तो क्या मिला, एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो इज योर क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या करता है, क्रिटिकल पॉइंट आपको बताता है कि फंक्शन का नेचर कहां पे बदला। लॉजिकली समझ भी सकते हो ना, जीरो के बाद पॉजिटिव आंसर था तो पॉजिटिव तो मॉड का इंपैक्ट ही नहीं था, पर जीरो के पहले आंसर्स क्या थे, नेगेटिव, जो मॉडुलस को इंपैक्ट कर रहा था। तो जीरो इज द पॉइंट जहां पे फंक्शन का नेचर चेंज हो गया। तो हमने क्या किया, मॉडुलस के लिए क्रिटिकल पॉइंट निकाला। नाउ जब क्रिटिकल पॉइंट एक आता है तो फंक्शन दो पार्ट में ब्रेक होगा, जब क्रिटिकल पॉइंट दो आएंगे तो फंक्शन तीन पार्ट में ब्रेक होगा। उसको आगे समझते हैं। फंक्शन को ब्रेक कैसे करते हैं, हमेशा अबाउट क्रिटिकल पॉइंट। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आया अपने पास, जीरो। तो मैं यहाँ पे दो केस लिख रहा हूं। पहला केस में लिख रहा हूं x लेस देन जीरो, दूसरा केस में लिख रहा हूं x ग्रेटर देन जीरो। क्यों? क्योंकि मुझे सारे रियल नंबर कवर करने हैं और जीरो के अबाउट कवर करने थे। तो एक जीरो से छोटा भी हो सकता है, दूसरा जीरो से बड़ा भी हो सकता है। आप बोलोगे सर जीरो कहां गया, तो नो डाउट इक्वल टू कहीं भी लगा दो, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब जब ये दो केस ब्रेक किए तो इसका रीजन क्या है और इसका क्या बेनिफिट होगा वो समझना। सपोज करो जीरो से छोटा मैंने कोई वैल्यू लिया, लेट अस से -3। जब उस -3 को यहां पुट करूंगा तो मॉड क्या बना देगा, +3। तो हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को जो दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं उसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि जब x का वैल्यू नेगेटिव है तो यही मॉडुलस नेगेटिव x के साथ ओपन होगा। देखना कैसे, दोनों का मतलब सेम था, बट ये चीज को सॉल्व करना हमको आता है। मैंने आपसे क्या बोला कि x का नेगेटिव वैल्यू लो, हमने क्या लिया, -3। -3 को जब आपने मॉडुलस में पुट किया तो आंसर क्या आया था, +3। अब उसी -3 को इसमें पुट करो तो x का वैल्यू -3 और आगे एक और माइनस मिलके क्या बन गए, प्लस। तो बेसिकली सेम आंसर आया अपने पास। तो हमने क्या किया, मॉड को हटा के उसको दो फंक्शन के फॉर्म में ब्रेक किया। अब जब नेगेटिव आया था अंदर तो नेगेटिव से ओपन हुआ, x जब जीरो से बड़ा होगा तो क्या आएगा, अब इस केस में पॉजिटिव आएगा। तो ऑब्वियसली अगर पॉजिटिव आया तो ये किससे ओपन हो जाएगा, पॉजिटिव से। द रीजन इज कि पॉजिटिव वैल्यू पे मॉड का इंपैक्ट ही नहीं होता। अगर आपके पास मॉडुलस करा है और अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉडुलस कोई काम का नहीं है, उसका आंसर वैसे भी क्या आने वाला था, पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन को हमने, इस फंक्शन को दो पार्ट में ब्रेक किया। अब आपको क्या करना है समझना, आपको इन दोनों को प्लॉट करना है और इनको प्लॉट करना हमको आता है। हमने देखा है अलजेब्रिक फंक्शन, तो ये उसी का पार्ट हुआ। देखना कैसे, y इक्वल टू -x या f of x इक्वल टू -x। y इक्वल टू -x, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, तो ये हो गया अपने पास लाइन जिसका स्लोप कितना है, -1, और जो कहां से पास करेगी, ओरिजिन से। स्लोप -1 और ओरिजिन से पास करती हुई लाइन कुछ ऐसी बनेगी अपने पास। पर इस लाइन में एक खास बात है, ये समझना, ये लाइन सिर्फ कहां तक बनानी है मुझे, x के नेगेटिव पार्ट में। x का नेगेटिव पार्ट में तब बोलूं खाली इतना, तो पॉजिटिव पार्ट में से इस लाइन के पोर्शन को हटा दो, इसको आपने रिमूव कर दिया। सो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंस्ट्रक्ट हुआ जो आधा ही पार्ट था, तो हमारा आधा पार्ट इससे कंस्ट्रक्ट हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड लाइन, ये क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू x। y इक्वल टू x का मतलब क्या था, अ लाइन which is inclined at an angle of 45 डिग्री with x axis, और ये कुछ ऐसा जाएगा। बट अगेन ये लाइन सिर्फ कहां होनी चाहिए थी, पॉजिटिव पार्ट में। तो इसका जो नेगेटिव वाले पार्ट में पोर्शन आ रहा है उसको हटा दो, मैंने इसको यहां से हटा दिया। अब
ये बन गया मेरा कंबाइंड ग्राफ, जो दो पार्ट से मिलकर बना है। ये है y इक्वल टू माइनस एक्स और ये है y इक्वल टू प्लस एक्स। तो ये आपका मॉड्यूलस x का ग्राफ है, वी शेप। हमेशा एक चीज समझना, जब भी मॉड का ग्राफ बनाते हो किसी भी फंक्शन के मॉड्यूलस का, तो पहली कंडीशन उसका ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस के नीचे आने नहीं चाहिए, उसका कोई भी पार्ट नहीं आना चाहिए। द रीजन बीइंग एक्स एक्सिस के नीचे का सब पार्ट हम लोग क्या बोलते हैं, किसको बिलोंग करता है, नेगेटिव वाई एक्सिस को। तो क्या कभी भी मॉड्यूलस का आंसर नेगेटिव आ सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए जो भी ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को टच करेगा या एक्स के ऊपर रहेगा, कभी भी एक्स के नीचे नहीं आएगा। नाउ दिस वाज वन टेक्निक जिससे हम लोगों ने क्या किया, मॉड्यूलस को पहले फंक्शन में ब्रेक किया और फिर उसको प्लॉट कर दिया। नो डाउट ये टेक्निक भी इंपॉर्टेंट है, पर इसके अलावा एक टेक्निक और है which can be specifically used to plot the graph only। इसमें क्या होता है, जब क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है हम इस टेक्निक को भी यूज कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ ग्राफिकल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये टेक्निक फंक्शन को ब्रेक करने वाली क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आती है। नाउ एक और टेक्निक है इसके ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, वो समझना क्या होगा। जैसे अभी आपने यूज किया क्रिटिकल पॉइंट, अब मैं बोलता हूँ क्रिटिकल पॉइंट यूज मत करो, आप सिंपल सा जो भी आपको मॉड्यूलस के अंदर फंक्शन दिया हुआ है उसको उठा के प्लॉट कर दो। ठीक है, मॉड को देखो ही मत, मॉड को हटा दो, तो क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू एक्स। नाउ y इक्वल टू एक्स का मतलब क्या था, y इक्वल टू एक्स का मतलब था अ लाइन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द एक्स एक्सिस, इस टाइप से कुछ। तो ये आपका y इक्वल टू एक्स बन गया। नाउ मॉड्यूलस क्या करता है वो समझना, मॉड्यूलस किसी भी फंक्शन का एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज बनाता है, पर सिर्फ कौन से पार्ट का, जो पार्ट नेगेटिव y के अराउंड लाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस एक्स एक्सिस को ऑब्जर्व करो, ठीक है, एक्स एक्सिस को काउंट करना एज अ मिरर। एक्स एक्सिस के नीचे, ऊपर के पार्ट को देखना ही नहीं है, एक्स एक्सिस के नीचे जो भी पार्ट है उसका आप बना दो इमेज। ठीक है, तो आपको एक्स के नीचे ये पार्ट दिख रहा है, मैंने इसका इमेज बनाया, तो इसका इमेज कुछ ऐसा बन जाएगा अपने पास। अब ऑब्जर्व करो ये दोनों ग्राफ, ठीक है, इसको हटा देना, ये पार्ट को मैंने रिमूव किया बिकॉज एक्स का अपन ने इमेज बनाया था, और वो पार्ट रहेगा एज इट इज। नाउ द एक्सप्लेनेशन पार्ट, क्यों, जब मैंने फंक्शन प्लॉट किया तो मुझे फंक्शन के दो पार्ट मिले, पॉजिटिव में एक पार्ट, नेगेटिव में एक पार्ट। मुझे पता है कि मॉड्यूलस का इंपैक्ट पॉजिटिव में एनीवेज नहीं होता था, और नेगेटिव में इंपैक्ट क्या होता है कि वो नेगेटिव को क्या बना देता है, पॉजिटिव। मैंने वही चीज की एग्जैक्टली, जो भी मॉड के अंदर फंक्शन लिखा था पहले उसको प्लॉट कर लिया, और उसको प्लॉट करने के बाद उसका जो भी पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे है सीधे उसका इमेज ले लिया, तो आपको जो कंबाइंड ग्राफ था वो फाइनली मिल गया। सो दिस इज नथिंग बट आवर मॉड्यूलस एक्स। तो खाली ग्राफ प्लॉट करना हो तो इस टेक्निक को भी यूज करते हो, प्रोवाइडेड आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो फंक्शन लिखा हुआ है मॉड्यूलस के अंदर उसका ग्राफ आपको प्लॉट करना आना चाहिए, तब ये टेक्निक काम का है, अदरवाइज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपके पास। नाउ कुछ और एग्जांपल देखते हैं बेस्ड ऑन द मॉड्यूलस। चल मॉड की कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। सो कुछ क्वेश्चन लिखे मैंने। फर्स्ट इज y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2, इसको मुझे प्लॉट करना है। अब प्लॉट करने के लिए अगेन मैं अपना सेकंड कंडीशन यूज करूंगा। सबसे पहले मैं y इक्वल टू एक्स माइनस 2 इस लाइन को प्लॉट कर दूंगा, बिकॉज ये मुझे प्लॉट करना बहुत इजीली आता है। y इक्वल टू एक्स माइनस 2 इज द लाइन जिसका स्लोप कितना है अपने पास, जिसका स्लोप है 1 और इसका y इंटरसेप्ट है माइनस 2। तो y इंटरसेप्ट माइनस 2, इससे पास करती हुई लाइन विद स्लोप 1 कुछ ऐसा लाइन दिखेगा आपने, ये लाइन बनेगा। नाउ अब मैंने बताया था कंडीशन के क्या करना है, एक्स एक्सिस को ऑब्जर्व करो, एक्स के नीचे जो भी पार्ट है उसका मिरर इमेज बना दो। तो हमको एक्स के नीचे ये पूरा पार्ट दिख रहा है, मैंने सिंपली उठा के इसका मिरर इमेज प्लॉट कर दिया। नाउ ये मुझे मिल गया मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 2 का ग्राफ, सिंपल वे में प्लॉट कर लिया। और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आना चाहिए 2,0 बिकॉज x इक्वल टू 2 पुट करने पे ये 0 हुआ, सिंपल सा अपने पास। तो ये बन गया अपने पास मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2। वही टेक्निक वापस से यूज किया, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं किया। सेकेंडली इसको और भी ऑब्जर्व कर सकते हो, मॉड्यूलस ऑफ x जो था वो सेम शेप का था बट 0 से पास होता था। अब जब मैंने मॉड्यूलस ऑफ x को मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 में कन्वर्ट किया, मतलब जो काम पहले x इक्वल टू 0 पे होता था, जो शार्पेज पहले v का x इक्वल टू 0 पे बनता था, वो कहां बनेगा, x इक्वल टू 2 पे, तो वो कहां शिफ्ट हो गया, 2 यूनिट से राइट हैंड साइड, सेम ग्राफ। अगर इसी की जगह मैं आपसे बोल दूं मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3 बनाओ, अब मैंने प्लस 3 कर दिया है, तो जो काम पहले 0 पे होता था, जो अभी 2 पे हुआ था, अब वो कहां होगा, -3 पे, मतलब आपको पीछे आना पड़ेगा और अब ये ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। नो डाउट शेप पे कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है। द कंडीशन वाज कि इक्वेशन जो है वो क्या था, लीनियर, और उस पर आपने क्या लगा रखा है, मॉड्यूलस। इसी को थोड़ा चेंज दिखाने के लिए मैंने सेकंड टाइप का एग्जांपल दिया है। अब यहाँ इक्वेशन लीनियर नहीं है, तो यहाँ पे नो डाउट ऐसा कुछ वी शेप नहीं बनेगा, बट हमको आइडेंटिफाई करना है कि क्या बनने वाला है। अंदर लिखा हुआ है फंक्शन x² - 4, ये तो काइंड ऑफ पैराबोला हो गया, ठीक है।
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्या इसको हम प्लॉट कर सकते हैं? सो हाँ, बिल्कुल प्लॉट कर सकते हैं। अगर मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 को बोलूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज अ पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ठीक है। अब ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, आई एम मोर कंसर्न कि इसका शेप कैसा होगा। तो सिंपल सा मैं चेक करता हूं कि इसकी वैल्यू जीरो कहां आ रही है। इसकी वैल्यू जीरो आएगी जब आप एक्स स्क्वायर माइनस 4 को जीरो पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, दैट मींस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो प्लस माइनस 2 से पास करता हुआ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ये कुछ ऐसा बनेगा। और चेक भी कर सकते हो ना, इस पैराबोला का जो आपका वर्टेक्स है वो वर्टेक्स आना चाहिए था -4 पे, x को 0 पुट किया, y -4 अपने पास। मैंने मॉड को काउंट नहीं कर रहा हूं, मैं विदाउट कंसिडरिंग द मॉड उसको डिस्कस कर रहा हूं बेसिकली। ओके, नाउ ये तो था x स्क्वायर -4। अगेन सेम चीज, अब मुझे क्या लगाना है इस पे? मॉडुलस। जब मॉडुलस लगाया तो वापस से वही x एक्सिस को कवर किया, x के नीचे का जो भी पोर्शन था उसका क्या बना दिया? मिरर इमेज। नाउ x के नीचे के पार्ट का जब आपने मिरर इमेज बनाया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा अपने को। और अब मेरा ग्राफ रेडी हो चुका है। दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। सो अगेन सेम कंसेप्ट, सेम लॉजिक को मैंने वापस से यूज किया कि पहले मॉड्यूलस के अंदर का जो भी बेसिक कर्व था उसको प्लॉट कर लिया, एंड देन अबाउट एक्स एक्सिस, जो भी एक्स एक्सिस के नीचे का पार्ट था उसका मिरर इमेज अबव एक्स एक्सिस प्लॉट कर दिया। बाय डिफॉल्ट आपका ग्राफ रेडी हो गया बेसिकली। इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा वी शेप मिले। हमने ऑब्जर्व कर लिया कि जब अपने पास लीनियर एक्सप्रेशन आता है तो वो वी शेप मिलेगा, क्वाड्रेटिक हुआ, क्यूबिक हुआ तो अकॉर्डिंगली उसका शेप चेंज होगा। इट इज काइंड ऑफ डब्ल्यू का शेप आपको दिख रहा होगा बेसिकली। ऐसे कुछ भी शेप बन सकता है, प्योरली डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन और जो भी हमने यहाँ पे लिख रखा है। लाइक इसी वे में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा था, तो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं जिससे आपको कनेक्ट करना आसान हो जाएगा। हमने y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देखा था। अब अगर मैं उसी कंडीशन में y इक्वल टू मॉड साइन एक्स बना दूं, y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स, तो अब क्या हो जाएगा देखना। जब हम लोगों ने साइन का ग्राफ प्लॉट किया तो बहुत सिंपल सा वेवी कर्व था अपने पास, लाइक दिस। नाउ हाँ, पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। दिस वाज पाई, 2 पाई, 3 पाई, 0, माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई। जब इसमें मॉड्यूलस लगाया तो वापस सेम चीज, एक्स एक्सिस के नीचे का जो पार्ट था वो पॉजिटिव ऊपर आ जाएगा और बाकी पॉजिटिव पार्ट सेम चलेगा। तो इसका जो मॉड्यूलस साइन का ग्राफ है वो कैसा होगा? ये पार्ट में कोई चेंजेस नहीं है, ये पार्ट एज इट इज, बट जो नेक्स्ट पार्ट है वो कुछ ऐसा आ जाएगा आपके पास। फिर नेक्स्ट पार्ट एज इट इज, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसके पहले का पार्ट भी आपके पास ये आ गया, देन पॉजिटिव पार्ट में कोई चेंजेस नहीं थे, नेगेटिव पार्ट वापस से चेंज हो गया। सो इस पूरे पार्ट को मैं बोल दूंगा क्या? मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स। अगेन द सेम कंसेप्ट कि मैंने जो भी मॉड के अंदर फंक्शन लिखा था उसका बेसिक ग्राफ प्लॉट किया और फिर उसके बाद उसका जो भी एक्स एक्सिस के नीचे का पोर्शन था उसका इमेज बना के उस पोर्शन को रिमूव कर दिया। तो ये बाय डिफॉल्ट अपना क्या बन गया? ये बन गया अपने पास मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स का फंक्शन। तो इस तरीके से हम लोगों ने मॉड को देखा कि मॉड्यूलस को प्लॉट कैसे करना है। और इट वुड बी ऑलवेज बेटर कि अगर मॉड फंक्शन को प्लॉट करना है तो मॉड जिस फंक्शन में लगा हुआ है वो फंक्शन आपको आना चाहिए, तो मॉड आपके लिए आसान हो जाएगा बेसिकली। Okay, so moving on to next category of function, which is signum function. अच्छा, इसके पहले के जितने आपने फंक्शन पढ़े वो कहीं ना कहीं देखे होंगे, कुछ पार्ट में से यूज किया होगा, बट अब जो आगे हम 3 फंक्शन पढ़ेंगे वो प्रोबेबली आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, सो केयरफुल समझना। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट हाँ कुछ नया है आपके लिए। सो फर्स्ट इज सिग्नम फंक्शन। नाउ सिग्नम को हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, एसजीएल सिग्नम फंक्शन। सपोज मैंने लिखा हुआ है सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स। तो अब इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझो। इसका मतलब होता है कि ये फंक्शन 2 पार्ट में वर्क करेगा। पहले सिग्नम किस में लगा हुआ है? एक्स में। तो इसका मतलब होता है मॉड एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, एंड इसी का मतलब होता है 0 जब एक्स एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? 0। सिग्नम कुछ नहीं करता, सिग्नम आपके पास जो भी फंक्शन में सिग्नम लगा हुआ है उसका मॉड्यूलस अपॉन वो फंक्शन खुद, वो एक आंसर देता है जब वो नॉन जीरो हो। और अगर यहाँ पे वैल्यू 0 हो गया तो उस पॉइंट पे आपका आंसर क्या आता है? 0। इसी को मैं फर्दर और एक्सपांड कर सकता हूँ। हमने अभी जस्ट देखा कि मॉड्यूलस जो है अपने पास उसको हम 2 केस में ब्रेक कर सकते थे। अच्छा, लॉजिकली भी सोचो, मॉड एक्स अपॉन एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। मॉड एक्स के लिए आपके पास 2 ही केस पॉसिबल है
कि या तो मॉड एक्स आपके पास प्लस एक्स से ओपन होगा या फिर मॉड एक्स माइनस एक्स से ओपन होगा। दोनों ही केस में एक्स एक्स तो कैंसिल ही होने वाला है ना। सो इसी को क्या मैं फर्दर और रिजॉल्व कर सकता हूं कि इसी को आई कैन राइट मॉड एक्स को हम माइनस एक्स से ओपन कब करते थे, जब एक्स क्या होता था नेगेटिव। तो अब मैं उस केस को ब्रेक कर रहा हूं। जब आपका एक्स नेगेटिव से ओपन हुआ, जब एक्स नेगेटिव से होगा तो मॉड नेगेटिव से ओपन होता था माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो कितना आ जाएगा -1। नेक्स्ट जीरो पे तो आपको आंसर पता है, जीरो पे आंसर कितना है 0। और अब आप खुद सोचो कि x अगर पॉजिटिव हुआ, ठीक है 1 2 3 4 कुछ भी, तो मॉड का कोई इंपैक्ट होगा क्या? नहीं, मॉड का इंपैक्ट नहीं है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो x अगर पॉजिटिव हुआ तो उस केस में आई वुड से अपना जो आंसर होगा वो सिंपली क्या आ जाएगा 1। सो यहाँ पे अपने पास जो सिग्नम है उसके हमेशा 3 ही आंसर मिलते हैं, -1 0 एंड 1। अब थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं सिग्नम के डोमेन और रेंज का। सो अगर मैं सिग्नम ऑफ x की बात करूं तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि x के सारे वैल्यूज अलाउड है। द रीजन वाज कि सिग्नम सिर्फ यहां नहीं है, ये भी सिग्नम का ही पार्ट है, और x हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। आप खुद देख सकते हो, लेस देन 0 भी किया, इक्वल टू 0 भी किया, ग्रेटर देन 0 भी किया, तो इसका डोमेन क्या हो गया ऑल रियल नंबर। बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज इसका रेंज। इसका रेंज आप देखोगे तो आपको सिर्फ 3 ही आंसर दिख रहे हैं, -1 0 एंड +1। तो इसका जब मैं रेंज लिखूंगा तो मुझे 3 ही आंसर मिलेंगे। फर्स्ट इज -1, सेकेंड इज 0, थर्ड इज +1। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज इसका ग्राफ। अब इसका ग्राफ कैसा होता है वो समझते हैं। इसके ग्राफ में भी आपको 3 पार्ट मिलना चाहिए ऑब्वियसली। सो सबसे पहले x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे इसका आंसर क्या आएगा? सो x इक्वल टू 0 पे इसका आंसर 0 है, विच इज नथिंग बट ओरिजिन। तो x इक्वल टू 0 पे मैं यहाँ पे ओरिजिन को प्लॉट कर देता हूँ, ये इसका एक पॉइंट हो गया। अब देखोगे जब x 0 से बड़ा है तो इसका आंसर क्या आ रहा है 1। भले वो 1 हो तब भी 1 है, 2 हो तब भी 1 है, 3 4 5 6 x का वैल्यू कुछ भी हो, y हमेशा क्या आने वाला है 1। दैट इंडिकेट्स कि यहाँ पे आपको एक लाइन मिलेगा लाइक दिस। अब ये मैंने हॉलो क्यों किया? बिकॉज ये जो मैंने पॉइंट हॉलो किया है, इस पॉइंट पे अपना x क्या है 0, और उस पर तो आंसर 0 आता है। तो इस पॉइंट के अलावा बाकी हर जगह कहीं भी जाओगे आपको हमेशा क्या मिलेगा 1। तो आई कैन मार्क दिस पॉइंट एज 0,1। x आपका कुछ भी हुआ, y हमेशा क्या मिलने वाला है 1। दिस इज फॉर द पॉजिटिव साइड ऑफ x। नाउ अगर x के नेगेटिव साइड पे आएंगे तो जैसे यहाँ +1 था, नेगेटिव में क्या हो जाएगा -1। तो अब मैं इसको प्लॉट करता हूं, ये आपका हो गया नेगेटिव साइड का ग्राफ विच इज 0,-1। तो अब अपना पॉजिटिव का ग्राफ था 0,1 के अबाउट, विच इज द लाइन y इक्वल्स टू 1। नेगेटिव जब पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा -1। टेक्निकली भी करेक्ट है ना। आपको देखो, अगर आपने x को नेगेटिव नंबर दिया, ठीक है नेगेटिव नंबर दिया, ये मॉड्यूलस उसको क्या बना देगा पॉजिटिव, बट नीचे तो वही नेगेटिव रहेगा। तो वही नंबर पॉजिटिव में अपॉन वही नंबर नेगेटिव में, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा -1। पर अगर आपने x को पॉजिटिव दिया तो ऊपर भी वही नंबर पॉजिटिव है, नीचे भी वही नंबर पॉजिटिव है, अब आपका आंसर क्या हो जाएगा बेसिकली +1। तो वही मैंने लिखा है, नेगेटिव के केस में आंसर क्या हो जाएगा -1, पॉजिटिव के केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा +1। इसी तरीके से ये तो हमने सिग्नम ऑफ x देखा। नाउ सपोज करो आपसे बोला गया सिग्नम ऑफ f ऑफ x। नाउ एक फंक्शन है उसमें ही सिग्नम लगा है, लाइक ये साइन में भी आ सकता है सिग्नम ऑफ sin x। तो उसको भी आप क्या डिनोट करोगे, इसको भी आप लिखोगे मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ x बाय f ऑफ x, अंडर द कंडीशन कि ये कब चलेगा when f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, और जब f ऑफ x 0 हो गया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। यहां भी सेम कंडीशन, किसी भी फंक्शन में अगर सिग्नम को अप्लाई करोगे तो हम लोग इस तरीके से ही आंसर लिखेंगे। ग्राफ पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, बिकॉज फाइनली वो ग्राफ वही बनने वाला है। द रीजन वॉज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही सेम वैल्यू लिखे थे, तो या तो आंसर +1 आएगा या फिर आंसर -1। जो हमने कमेंट किया कि पॉजिटिव केस के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा +1, बट वही नेगेटिव के लिए आपका आंसर क्या आ जाएगा -1। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सिग्नम फंक्शन। So that's it for today. Now we are left with 2 more function, greatest integer function and fraction function, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं विद एग्जांपल्स। और इन सब पार्ट के एग्जांपल देखते हैं कि फंक्शन को प्रॉपर्ली हमको ग्राफिकली कहाँ यूज करना है, उसके डोमेन रेंज कैसे फाइंड आउट करने, ये सब देखते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।